हो गई ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन नहीं आएगा? वो भी कराऊंगी। थोड़ा सा पहले आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए अच्छे वाला चैप्टर उठाया मैंने, और ये वाला चैप्टर वो है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट में, इसलिए करा रही हूँ पहले। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी प्लांट फिजियो का, ठीक है, इसलिए पहले इसको करा। तो सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, लेक्चर नंबर 1। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब कुछ भी सिंथेसाइज करना, बनाना। फॉर्मेशन करना। तो अब हम छोटी क्लासेस में एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं, छोटी क्लास में छोटी सी इक्वेशन। क्या इक्वेशन पढ़ते हैं? CO2 plus H2O is C6H12 C6H12O6 plus O2 plus H2O. प्लस यू। प्लस O2 O2 H2O. बैलेंसिंग करना सीखा है छोटी क्लासेस में। Yes ma'am. 6CO2 प्लस 6H2O. 6H2O. इधर एच काउंट करो, 12 और 2 कितने, 14, और इधर 12. 12। बैलेंस नहीं हुआ ना? No ma'am. हुआ बैलेंस, करो उसको जरा बैलेंस। देखना मैम 12 yes मैम अब हो गया। हो गया ना यस बैलेंस इक्वेशन। अब Yes मैम एक हो चीज गया। हम लोगों को पता है, एनाटॉमी चैप्टर में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, मॉर्फोलॉजी में एक चीज हम पढ़ते हैं कि जो हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स के पास होता है स्टोमेटा। पढ़ा है? Yes मैम। Yes मैम। स्टोमेटा के थ्रू होता है क्या? Gases exchange. एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। अब हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेबस डिले में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सब कुछ हमारा बहुत सॉर्टेड चल रहा है, तो चीजें अच्छे से बढ़ेंगे हम लोग। स्टोमेटिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है प्लांट, CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ऑटो रिलीज करते हैं। इन द मीन टाइम ह्यूमंस O2 लेते हैं, और CO2 रिलीज करते हैं। इसकी वजह से एक बैलेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस मैम। यस मैम। बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो एक चीज हमें समझ में आया कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। व्हाई प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आ रहा है समझ में कि भाई क्यों जरूरी है इतने ज्यादा प्लांट्स। सब बोलते हैं डिफोरेस्टेशन नहीं करना, सब एक एक प्लांट लगाओ अपने चारों तरफ, क्यों? इसीलिए बैलेंस। लेट्स सपोज हमने प्लांट्स हटा दिए सारे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें CO2 जो हम रिलीज कर रहे हैं वो CO2 कहाँ जाएगा? बिकॉज CO2 हमें पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यस ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा। तो इस सबसे बचने के लिए हम लोगों को प्लांट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एक लाइन पढ़ी थी, एल्गी एटलीस्ट कितना, 50%। 50% CO2 एब्जॉर्ब फिक्सेशन कराता है। अरे क्या हो गया? एक सेकेंड।
दिख रही है ना स्लाइड? ब्लैक हो गई। Yes, ma'am. दिख रही है. ठीक है ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने अब तक समझाई, समझ में आया कि ये एटलीस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, बाकी फिक्सेशन हमारे प्लांट्स करता है। अगर ये फिक्सेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करना है? करना है। अरे यार, क्या हो रहा है ये? इस इक्वेशन को हमें आज प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि ये CO2 से कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है। C6H12O6 इज ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी बोलो उसको। Yes, ma'am. और प्लांट की बॉडी में स्टोर्ड किस फॉर्म में रहता है? Starch. Star. स्टार्च की फॉर्म में रहता है। तो हमें ये चीज समझना है कि आखिरकार CO2 का यूज कहाँ पे है, कैसे CO2 से ग्लूकोज बनता है। ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ यूज होता है? ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, एग्जैक्टली ऑक्सीजन CO2 से रिलीज हो रहा है, वाटर से रिलीज हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन CO2 में भी है और में भी है, दोनों में है। दोनों में से कहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? ये एक्स्ट्रा वाटर हमें निकल के मिल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है? ये सारी चीजें हमें एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आया समझ में? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2, वाटर, सनलाइट एंड Chlorophyll. क्लोरोफिल, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अभी क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लोरोफिल क्या है। हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइबोसोम्स भी होंगे। किस टाइप के? 70s। और Yes, ma'am. खुद का DNA भी होगा। और ये अंदर पूरा सब्सटेंस भरा हुआ है, दिस इज नोन एज हाँ. स्ट्रोमा। दिस इज Outer membrane. आउटर मेम्ब्रेन, Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन। ये जो एक स्ट्रक्चर है, दिस इज, Thylakoid. और ये पूरा का पूरा स्टॉक Grana. ब्रेन। वेरी गुड। ये बीच में जो कनेक्शन है, स्ट्रोमल Stroke. लेमेला या फिर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। अब इस जो ये हमने क्लोरोफिल की बात की ना, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे इस थाइलाकॉइड के अंदर। और जो थाइलाकॉइड है, दिस थाइलाकॉइड इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऐसे। थाइलाकॉइड के जो अंदर वाला पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है जिसके अंदर, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ल्यूमेन। यस तनु? मैम स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. नहीं, स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रोमा के पास होते हैं एंजाइम्स, और
फोटोसिंथेसिस। मैम स्ट्रोमा के अंदर होते हैं ना, स्ट्रोमा के अंदर लाइट रिएक्शंस होते हैं ना। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन गुरेना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। ओके मैम, ओके। इतना चीजें लिखो फिर आगे बताओ। ये एक साथ ही बना लेना, पहले सुन लो पूरा स्ट्रक्चर। एक पार्ट देखो, ये जो मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पे येलो से, ये ऊपर वाला पार्ट किसके कांटेक्ट में है? स्लाइड्स में क्या रखा है आज? ये बाहर वाला पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है। और ये अगर मैं देखूं, लेट सपोज ऐसे एग्जांपल ले लो, एक ये कॉइन है और एक नीचे कॉइन है, ये मेरे दोनों हैंड्स का कॉइन्स है, ये दोनों हैंड्स को ऐसे समझ लो थाइलाकॉइड है। तो इस थाइलाकॉइड का ऊपर वाला पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है और नीचे को रखा है, तो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक और थाइलाकॉइड आ गया, Yes, sir. यस स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है यहाँ पे। फिर नीचे एक और थाइलाकॉइड आ गया, इसका नीचे वाला पार्ट छिपा हुआ है, इसको बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट और नॉन एप्रेस्ड पार्ट। मतलब स्ट्रोमा का बाहर वाला पार्ट जो कि स्ट्रोमा के कांटेक्ट में छिपा हुआ नहीं है, दिस इज नोन एज नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस्ड का मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ नहीं है। और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा दिस इज एप्रेस्ड, ये वाला, ये वाला, है ना। नॉन एप्रेस्ड, एप्रेस्ड का मतलब छिपा हुआ। अब बना लो इसको पूरा। ये सबने Ma'am, 2 minutes. बना, मेरे को बस 2 मिनट देना, मैं वाटर बॉटल लेके आती हूँ, तब तक आप बनाओ। बना लिए सबने? Yes, ma'am. चलो, अब ये जो Yes, यहाँ पे जो ma'am. लिखा हुआ है भाई, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इससे क्या समझ रहे हो आप? लाइट रिएक्शन इट मींस वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, जिसको होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सनलाइट चाहिए ही चाहिए। बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं हो सकती। और डार्क रिएक्शन का मतलब जो लाइट की जो लाइट की एब्सेंस में होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि लाइट रिएक्शन दिन में होती है, डार्क रिएक्शन रात में होती है? यस मैम। नहीं लगा सकते,
क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि भाई इसको लाइट नहीं चाहिए। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस में होगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। वो समझते हैं कि लाइट वाली रिएक्शन वो रिएक्शन जो डे टाइम में होती है और स्ट्रोमा में वो रिएक्शन होती है जो रात में होती है। ऐसा नहीं है। स्ट्रोमा में सिर्फ ये बोला है कि ये रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है। ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अब इसका आंसर कौन सोच सकता है कि लाइट, इसको लाइट तो चाहिए नहीं, लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए, डार्क रिएक्शन को कराने के लिए लाइट रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। क्या समझते हैं इस लाइन से? वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने दिया आंसर ये? मैम तन्नू। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। तो भाई यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कि बोलते हैं कि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट नहीं चाहिए, लेकिन ये इसकी डिमांड है कि भाई लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं मुझको वो प्रोडक्ट दे दो आप। उन प्रोडक्ट्स को लेके ही ये डार्क रिएक्शन कंडक्ट करा पाएगा। लेट्स सपोज किसी रीजन से लाइट रिएक्शन नहीं हो पाई, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डार्क रिएक्शन अफेक्ट होगी? बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं नहीं भाई रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसको तो लाइट चाहिए ही नहीं। अफेक्ट होगी ना, क्योंकि स्ट्रोमा किसके ऊपर होती है? जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऊपर होती है। ये मत सोचना अभी सब बता रही, लिखवाऊंगी सब कुछ। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनवा रही हूँ आप लोगों के। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होगी। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन जिसको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। ऐसे समझ लो कि हम लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनवाएंगे, फिर स्ट्रोमा के अंदर उसी एनर्जी को यूज करके एटीपी एनएडीपीएच बनवाएंगे लाइट रिएक्शन में, उसी को यूज करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनवाएंगे। मेरा मेन एजेंडा क्या है फोटोसिंथेसिस कराने का? ग्लूकोज बनवाना है, नहीं बनवाना है? फूड बनवाना है, और फूड बनवाने के लिए एनर्जी चाहिएगी। तो लाइट रिएक्शन लाइट के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को ट्रैप करेगा और एटीपी एनएडीपीएच बनवाएगा। फिर वो एटीपी एनएडीपीएच स्ट्रोमा को दे देगा कि लो भाई स्ट्रोमा, हमने एटीपी बनवा दिया है, अब आप ग्लूकोज बनवा दे। अब एक चीज आप सोच सकते हो, भाई काम स्ट्रोमा का है, मेन वर्क इज फॉर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्यों ही खुद से नहीं ये सारे काम कर लेता? क्यों वो लाइट, जो लाइट से, सन से लाइट आ रही है उसको यूज करके खुद एटीपी बनवा ले और खुद ग्लूकोज बनवा ले? सोचो, जितना ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को लेके सोचोगे ना उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे इन सब चीजों को। फिर मैंने सिंपली बोला कि भाई डार्क रिएक्शन को क्या ही जरूरत है ग्रेना की? ये खुद ही क्यों नहीं बनवा लेता एटीपी और खुद ही ग्लूकोज बनाना शुरू कर दे? क्योंकि आप बोलो मैम आपने बोला कि जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है? थाइलाकोइड के अंदर है, स्ट्रोमा में नहीं है। एंड क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल वर्क लाइट इज को ट्रैप करना। टू ट्रैप और सनलाइट। वेरी गुड। तो भाई जो सनलाइट ट्रैप करने वाला है वो तो ग्रेना के अंदर बैठा है। अगर लेट सपोज ये जो ट्रैप करने वाला क्लोरोफिल है स्ट्रोमा के अंदर होता, फिर तो ग्रेना की कोई जरूरत ही नहीं होती हमें। स्ट्रोमा खुद से ही सन से आने वाली लाइट से एनर्जी बनवाता और उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज बनवा देता। रोल समझ में आया क्या है यहाँ पे? एक बार सोचो, जो चीजें मैंने बताई वो सब कुछ समझ में आ रहा है? कहीं पे छोटा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या? तनिष्का सोच में है, क्या सोच रहे हो तनिष्का? मैम आपने सोचने के लिए बोला था। अच्छा सोच रहे हो, चलो सोचो। सब एक एक डाउट लेके आओ, चलो सबके सब यहाँ से कैसे भी डाउट उठाओ कि मैम ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यस मनीषा। मैम जो क्लोरोप्लास्ट है वो सॉरी क्लोरोफिल है वो थैलाकोइड के अंदर ही क्यों है, स्टोमा के अंदर क्यों नहीं है? ये नेचुरली लोकेशन है इसकी।
थैलाकोइड के अंदर ही वो नेचुरली प्रेजेंट है। यस एससी। मैम स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। बराबर। अच्छा, इसके अंदर डार्क रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। एग्जैक्टली मैम बस ये अगर एक इसके ही अंदर reason है। अगर इस एग्जैक्टली यही रीजन है, क्योंकि इसको लाइट नहीं चाहिए, इसका लाइट का कोई काम नहीं है, इसलिए डार्क रिएक्शन बोला। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होता तो हम इसको लाइट रिएक्शन ही बोल देते, क्योंकि फिर लाइट यहीं पे आती, ट्रैप करता, ये एटीपी बनवाता और फिर उससे ग्लूकोज बनवा देता। आया समझ? और कोई डाउट? चेतना, दिशा, निष्ठा, ज्योति, प्रिया? मैम डार्क मैम रिएक्शन अगर की ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जैसे क्लोरोफिल की होती है। क्या क्या? मैम डार्क रिएक्शन की इक्वेशन ही है जैसे क्लोरोफिल की होती है ना, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करके वो ग्लूकोज बनाते हाँ, हैं। वो CO2 प्लस H2। हाँ एग्जैक्टली, वो जो वहां पे वो ग्लूकोज बन रहा है ना, वो स्ट्रोमा में ही तो बन रहा है। वो जो रिएक्शन है ना, पूरे के पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इसके अलग अलग स्टेप्स आपको लिखवाऊं। सिंगल स्टेप नहीं है, उसके बहुत सारे स्टेप ग्रेना में हो रहा है, उसके बहुत सारे स्टेप स्ट्रोमा में हो रहा है। और बेसिकली वो पूरी की पूरी जो रिएक्शन लिखी है ना, वो स्ट्रोमा की ही है। ग्रेना के अंदर तो कुछ और ही कहानी चल रही है जो आप आज पढ़ोगे। ओके मैम। मैम अगर ग्रेना में किसी वजह से रिएक्शन नहीं हुई तो फिर स्ट्रोमा में भी नहीं होगी। हाँ, अगर ग्रेना में नहीं हो तो फिर स्ट्रोमा में भी नहीं होगी, वो भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब एक चीज, इस फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस, किसी चीज को बना रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, यस मैम। तो दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक। वेरी गुड, दिस इज एनाबॉलिक। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस को एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, दिस इज एंड फोटोसिंथेसिस इज फिजियो केमिकल प्रोसेस। Why NCERT is calling it physiochemical process? फिजियो, फिजियो का मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस। और केमिकल में नया केमिकल बन रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो बोल सकता है ना फिजियोकेमिकल प्रोसेस। यस मैम। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाते हैं यहाँ पे, आ जाओ। 6CO2 प्लस 12H2O से बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको पता है। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen. Reduction is the addition of hydrogen and removal of oxygen. इतना आता है मुझे, आप लोगों को इससे ज्यादा आता होगा। CO2 से क्या हो रहा है? अगर मैं CO2 का बोलूं, CO2 से यही तो बन रहा है, ये क्या हो रहा है एंड ये क्या हो रहा है? H2O का मैम रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। H2O का रिडक्शन हो रहा है और CO2 का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इट मींस यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ CO2। CO2 के ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज बनता है। मैम जो CO2 है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। CO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा और H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस आ जाइए। में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होंगे
उन सब के अंदर ये रिएक्शन होगा और उन सब के अंदर हमारा ग्लूकोज बन के आएगा। ठीक है, अब दो टाइप के फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का मतलब वो फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया के अंदर होगा। बैक्टीरिया की स्टडी हम करके आए हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। किसकी हेल्प से? क्रोमेटोफोर की हेल्प से ना, क्रोमेटोफोर्स होता है उनके अंदर, उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस प्लांट फोटोसिंथेसिस में? डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे यूज करते हैं किसको? H2O को एज अ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनर के जैसे हम H2O को यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो H2O की जगह किसको यूज करते हैं? H2S को यूज करते हैं। अब एक चीज, वापस इक्वेशन में आओ। जब हमारे प्लांट H2O को यूज कर रहे थे, क्या रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन हो रही है ना रिलीज। लेकिन अगर बैक्टीरिया H2O यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन इवॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है ये? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, इतना समझ में आया? इनके पास क्या होता है? इनके sir. पास they have क्रोमेटोफोर। इनकी जो रिएक्शन होती है विजिबल रीजन में होते हैं। लाइट के अंदर अलग अलग रीजन होता है। विजिबल रीजन जिसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, और क्रोमेटोफोर होता है आपके इंफ्रारेड रीजन में। लिख लो इसको जल्दी से। मैम ये एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक एरोबिक और एनारोबिक की तरह है। एन एरोबिक और एरोबिक, हाँ वो भी बोल सकते हैं। एन एरोबिक वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीजन। जो प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको एरोबिक, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा एनएरोबिक। यहाँ पे रिलीज की बात कर रहे हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगी ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी एनऑक्सीजेनिक। ओके, थैंक यू। आगे समझ, लिख लिया जल्दी से। मैम तो फिर अलगी मैम ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं algae, तभी तो CO2 फिक्सेशन करते हो एटलीस्ट 50%। तो मैम एन ऑक्सीजेनिक मतलब? ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन रिलीज करने वाले। तो प्लांट्स हमारे जो एल्गी हैं वो भी तो लोअर प्लांट्स ही कंसीडर होता है। प्लांट्स ऑल्सो यूज H2O। प्लांट्स H2O ही यूज करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया H2S को यूज करते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। मैम ये इंफ्रारेड रीजन बता दो ऊपर। ये लाइट के रीजन्स होता है, वो रीजन लाइट का जिसमें हम देख सकते हैं, वो रीजन जिसके अंदर हम नहीं देख सकते। एक्सरे, यूवी रेज, वो वाला कॉन्सेप्ट। इसको ज्यादा डिटेल में मत जाना, सिर्फ इतना याद रखना इंफ्रारेड रीजन में कि लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है।
अब ये रीजन वाला समझ नहीं आएगा आपको ज्यादा। मैम डाउट क्लियर नहीं हुआ। कौन से वाला बेटा? ऑक्सीजनिक है ना, ऑक्सीजनिक वाला? यस मैम। देखो बेटा, प्लांट जो होता है, प्लांट्स हो गए, एल्गीज हो गए, जितने भी हमारे क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो सब के सब H2O का यूज करता है। एल्गी कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना। यस मैम। तो पानी में रहता है, वाटर को ही यूज करता है। और जो वाटर को यूज करेगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा एज अ बाई प्रोडक्ट हमेशा। तो जहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मान लेते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रही है, क्योंकि H2S का यूज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, सल्फर से बनी हुई कोई गैस रिलीज होगी, है ना। ऑक्सीजन तो नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए इस प्रोसेस को एनऑक्सीजेनिक बोल देते हैं। एनऑक्सीजेनिक, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी यहाँ पे। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके मैम, अब समझ आ गया। 400 से 700 में ये लाइट एब्जॉर्ब, हाँ, सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, इतनी वेवलेंथ की लाइट को। मैम पर ये तो विजिबल होती है, तो हमें क्यों नहीं दिखती? विजिबल रीजन जो व्हाइट लाइट होती है, उसी को एब्जॉर्ब करता है। अब इंफ्रारेड वाला रीजन होता है, अब इंफ्रारेड वाला रीजन तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता इजीली। अब ये विजिबल रीजन जिसमें हम देख पाते हैं, हम लाइट को नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं, ये वो रीजन है। हम लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, जिस लाइट में हम देख पाते हैं। ठीक है, चलो। अब एक चीज आती है कि हम लोगों ने ये तो बोल दिया सिंपली कि भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज होगा, वाटर का यूज होगा, ये सब यूज होगा। लेकिन सबसे पहले अगर बहुत अर्ली टाइम में चले जाएं, सबसे पहले वो कौन साइंटिस्ट थे जिसने हमको बताया कि फोटोसिंथेसिस में CO2 ही यूज होता है, वाटर ही यूज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज बनता है? कोई ना किसी ने तो ये चीजें हमको बताई होंगी ना, तभी हम लोगों को इक्वेशन बन के आई। एक्सपेरिमेंट्स करे गए होंगे सबसे पहले बहुत सारे, उन एक्सपेरिमेंट से पता Yes, लगाया ma'am. गया होगा कि CO2 ही यूज होती है, ये होता है, ये सारे प्रोसेस चलता है। अंशिका गुनिका समझ आ रहा है? शानवाज, अंशिका गुनिका शानवाज, सबसे शांत बच्चे क्लास के। रिड्यूस होता है टू फॉर्म ग्लूकोज। CO2 रिड्यूस कहाँ हो रहा है बेटा? देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, नहीं हो रहा है CO2 में? हाँ भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और आपने ऑक्सीडेशन क्यों लिखाया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है O2 में। पॉइंट है, देखा नहीं कि हमने उल्टा लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन इज द मैम इसको देख के मैं एडिशन ऑफ, सोच रही थी, इसको देख के मैं सोच रही थी शायद मुझे 10th का याद नहीं है। नहीं भाई, मैंने डेफिनेशन तो बताई थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। मैम ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन रिमूवल होता ऑफ है, ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल बी रिडक्शन। रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस विल बी ऑक्सीडेशन। वेरी गुड टच। इतना फोकस से पढ़ना चाहिए क्लास में। चलो, तो इसका मतलब हमको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंशियलिटी एक्सपेरिमेंट्स। असेंशियलिटी का मतलब ये चीज पता करनी है हमको कि CO2 बहुत ज्यादा असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब असेंशियलिटी में रो प्रोडक्ट CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। ये तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था लीफ एक्सपेरिमेंट। लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था क्या पता करने के लिए
to prove essentiality of CO2 CO2 की एसेंशियलिटी को पता करने के लिए कि भाई CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर CO2 नहीं होगा तो हमारे पास ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, एक पोर्ट लिया, पोर्ट के एक लीफ को लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। इस लीफ को एक बीकर में डाल दिया, हाफ, मतलब इतना कि इसके जो लीफ का हाफ पार्ट है ना वो बीकर के चला जाए, ऐसे। और इस बीकर के अंदर मैंने भर दिया क्या, KOH सॉल्यूशन। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और KOH सॉल्यूशन को कंसीडर किया जाता है गुड एब्जॉर्बेंट of CO2. ऑफ CO2। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो एयर से ऑक्सीजन आ रही होगी और सनलाइट आ रही होगी, तो जितना भी ये नीचे वाला पार्ट है, ये डिसॉल्व वाला पार्ट, इसको CO2 अंदर नहीं जा पाएगी ना लीफ में, क्योंकि KOH सॉल्यूशन सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने ये वाला ऐसे सेटअप किया और इसको 2 दिन के लिए धूप में रख के छोड़ दिया, 2 दिन के लिए धूप में रख के छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, इस लीफ को पकड़ा और लीफ को बाहर निकाला। क्या लिया हमने फिर से, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में मैंने इस लीफ को डिप किया, लीफ को। फिर मैंने देखा कि भाई ये जो लीफ थी ना, लीफ में क्या मेरे को देखने के लिए मिला, मेरे को लीफ को देखने के लिए मिला कि जो लीफ का ऊपर वाला कलर है ना, ऊपर वाला पार्ट है, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, हाफ लीफ बिकम ब्लू ब्लैक, और नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहा, ब्लू ब्लैक कलर इन स्टार्च। इसने मेरे को स्टार्च में ब्लू ब्लैक कलर शो किया। इससे क्या पता चलता है, ब्लू ब्लैक कलर जो आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया जाता है ना, ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द स्टार्च। लिख लो इसको, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किस लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट स्टार्च। कि अगर आपकी लीफ में स्टार्च बन रहा होगा और आप उसको सॉल्यूशन में डिप करोगे तो जो लीफ का कलर है वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। सिर्फ वही पार्ट ब्लू ब्लैक होगा जहां पे स्टार्च बना होगा, और नीचे वाला पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि लीफ का वो पार्ट जिसको CO2 मिल रही थी, सिर्फ वहीं पे स्टार्च बना, जिस पार्ट को CO2 नहीं मिल रही थी वहां पे स्टार्च नहीं बना। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चली ना कि भाई CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्च बनवाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम सब देखे बताओ, सबके सब समझ आ रहा है? मैम ये 10th में भी था। 10th में भी था। ये ज्योति का थम्स अप नहीं आया। मैम एसेंशियल एक्सपेरिमेंट के नीचे जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? मॉल। मॉल, MALL। हाँ, आगे चले, स्लाइड चेंज कर लो या लिख रहे हो उसको? मैम बस एक हाँ, मिनट। लिख लिया। हो गया। मजा आ रहा है चैप्टर में? यस मैम। Yes, ma'am. पूरी प्लांट मैम, फिजिक्स इसमें अभी हाई वोकैबुलरी नहीं है ना। आई वोकैबुलरी, हाँ थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते जाओगे, आती जाएगी। लेकिन आई वांट कि, बिकॉज बच्चों को क्या होता है ना, बच्चे चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 12th में हो, चाहे कोई से भी हो, पता नहीं प्लांट फिजिक्स उनको डर लगता है। आपने भी सुना होगा बहुत बच्चों से।
आपके सीनियर्स से, या कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, हर किसी को डर लगता है प्लांट फिजिक्स से बहुत ज्यादा। क्यों? पता नहीं, बट आई डोंट नो क्यों उनको डर लगता है, क्योंकि इसमें चीजें याद करने की होती है, ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है प्लांट फिजिक्स, बहुत ही ज्यादा इजी है प्लांट फिजिक्स। तो हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि आपको सबसे ज्यादा इजी क्या लगता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए प्लांट फिजिक्स सबसे इजी लगता है हम लोगों को। तो चलो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, वेराइजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेराइजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है। वेराइजेटेड लीफ का मतलब होता है कलरफुल लीफ। वेरिड नंबर ऑफ कलर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब एक ब्यूटीफुल से लीफ बना लो। ये कहीं पे इसका कलर ऑरेंज है, कहीं पे इसका कलर रेड है, कहीं पे व्हाइट है। अब आप ये मेरे को खुद बताओगे कि हम किसकी एसेंशियलिटी प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। पिगमेंट की। हमने एक वेराइजेटेड लीफ लिया और इस लीफ को किसमें डिप कर दिया, और पता है ये लीफ किसका लिया था, ये हमने लिया था सबसे पहले कॉटन प्लांट का लीफ लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्लांट के लीफ को लिया, एक दिन तक सनलाइट से हटा दिया, मतलब एक दिन तक सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी स्टार्च बना होगा सारा का सारा यूज अप हो गया होगा, एक दिन तक अंधेरे में रख दिया। फिर उठा के, मतलब सबसे पहले हमने इसका सारा स्टार्च रिमूव कराया, मतलब इसके अंदर क्या कराया, डी स्टार्चिंग कराया, और फिर इसको उठा के किसमें रख दिया, लाइट में रख दिया। एंड देन इसका क्या किया हमने, आयोडीन टेस्ट किया। अब आयोडीन टेस्ट कौन सा पार्ट देगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, कौन सा पार्ट ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट। एंड जब हमने आयोडीन टेस्ट करा, इट शोज ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन फिफ्थ रीजन, ये फोर्थ लिख दिया। फिफ्थ रीजन, इससे हमको किसकी एसेंशियलिटी प्रूफ हुई, सनलाइट। वेरी गुड। नहीं, क्लोरोफिल, सनलाइट में तो सब कुछ ही रखा है ना। जिस पार्ट के अंदर क्लोरोफिल था, ग्रीन कलर था जो, सिर्फ उसी ने ब्लू ब्लैक कलर शो करा। अब सनलाइट की सोचो कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई बिना सनलाइट के कुछ नहीं हो सकता, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। चलो उसको भी देखते हैं। मैम इस एक्सपेरिमेंट में हम ना फॉइल पेपर लगा देते हैं शायद लीफ पर। क्या करते हैं, एक लीफ लिया और लीफ के ऊपर रख दिया ऑयल,
फिर अगेन आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट में क्या पता चलता है? ओनली ओपन पार्ट ऑफ लीफ गिव ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, क्योंकि फॉइल पेपर था, लाइट नहीं आई, लाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। तीनों की एसेंशियलिटी प्रूफ। अभी सिर्फ एसेंशियलिटी प्रूफ की है। अभी हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव करेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज होती है तो कहाँ से रिलीज होती है, लाइट चाहिए तो कौन से रीजन की लाइट चाहिए, कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों को क्या करना है, जितना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया ना, इतने ही पार्ट का एनसीईआरटी एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। स्टार्टिंग के 2 पेजेस मैंने एक आप लोगों को कवर अप करा दिया है। मैम स्कूल एग्जाम के लिए आपके पास सब्जेक्टिव नोट्स हैं? स्कूल एग्जाम्स के लिए सब्जेक्टिव नोट्स मेरा लिंक ट्री है आप लोगों के पास। यस मैडम। उस लिंक ट्री में चेक करना बायोलॉजी क्रैश कोर्स नोट्स, उसमें है। तो मैम बस वो स्टेटमेंट्स 3-4 बार पढ़ ले तो हो जाएगा ना काम? हाँ एग्जैक्टली, सारी डेफिनेशंस वगैरह सब है। ओके। मैम जो 12th के बोर्ड होते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के लाइंस लिखना इम्पोर्टेंट होता है।